ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु भी है जिसको आप नहीं जान सके हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। आप शुरुआत करने देखें, राजस्थान की जलवायु है किस प्रकार की, और राजस्थान की जलवायु की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जलवायु और मौसम में अंतर करेंगे। जलवायु क्या होता है इसको सबसे पहले जानेंगे कि एक लंबी अवधि के लिए भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 31 वर्षों का औसत, इसमें कभी कभार ऑप्शन 30 वर्ष भी आ जाता है कि 30 से 31 वर्ष का जो वातावरणीय दशाओं का औसत है वो क्या कहलाएगा, वो जलवायु कहलाएगा। तो सबसे पहले हम जलवायु की बात करेंगे कि जलवायु होता क्या है। 30 से 31 वर्षों का जो औसत वातावरणीय दशाएं क्या हो जाएगा, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, पवन, इन सब को हम क्या कर लेंगे, वातावरणीय दशाओं में गिन लेंगे। तो ये 30 से 31 वर्षों का जो औसत वातावरणीय दशाओं का योग होता है वो क्या कहलाता है, वो जलवायु कहलाता है। क्लियर है। और इकाई समय के लिए यदि यही वातावरणीय दशाएं आ जाए, मैं औसत नहीं कह रहा, इकाई समय के लिए यही वातावरणीय दशाएं आ जाए। इकाई समय क्या, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, तो ये क्या कहलाएगा, ये मौसम कहलाएगा। तो ये अंतर है मौसम और जलवायु में, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि इस आधार पर यदि राजस्थान की जलवायु देखें तो वो किस प्रकार की है, हम इसकी बात करते हैं। राजस्थान की जलवायु देखें तो वो किस प्रकार की है। राजस्थान का अधिकतम भाग जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार का है। उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार का है। मैंने अधिकतर भाग बोला है, अधिकतम और अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध का, इसका मतलब कुछ भाग है जो अन्य जलवायु क्षेत्र में भी आता है। कैसा, देखिए, जो जलवायु क्षेत्र होगा उसको हमेशा किस आधार पर विभाजन करेंगे हम, कर्क रेखा के आधार पर। कर्क रेखा के आधार पर कैसे, देखिए यहाँ पर जैसे हमने राजस्थान की ये स्ट्रक्चर को ऐसे माना और यहां से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। विश्व में यह मुख्य क्षेत्र, देखिए जहां से ये कर्क रेखा गुजर रही है तो वो कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, सहारा मरुस्थल आ जाएगा, सहारा मरुस्थल से, और अरब मरुस्थल आ जाएगा, और जो अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है वो आ जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है वहां भी इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मकर रेखा के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी जलवायु पाई जाती है। तो कर्क रेखा के आधार पर देखें तो सहारा आ जाएगा, अरब मरुस्थल आ जाएगा, और उत्तरी अमेरिका का कुछ हिस्सा आ जाएगा, कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी, इसी जलवायु के अंतर्गत आता है। लेकिन सबसे शुष्क यही है, सबसे शुष्क यही क्षेत्र आता है, इसका ये वाला हिस्सा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तापमान ऐसा रहता है कि वर्षा की अपेक्षा जो वाष्पीकरण की मात्रा है वो ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बना देती है, अति शुष्क बना देती है, अति शुष्क, ये इसकी विशेषता है। तो इस आधार पर देखें तो ये जो हिस्सा है कर्क रेखा के दक्षिण वाला, ये किस क्षेत्र में आएगा, जलवायु क्षेत्र में, ये आएगा उष्ण कटिबंध में, और इसका ये जो उत्तरी हिस्सा आएगा ये किस में आएगा, उपोष्ण कटिबंध में। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंध की जलवायु इसमें आती है और अधिकतर राजस्थान इसी जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है।
क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यहां से हमें जलवायु का बहुत बड़ा व्यू मिलेगा। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले है समुद्र से दूरी। देखिए, एक होता है समुद्र तल से ऊंचाई और एक होता है समुद्र से दूरी। हम दूरी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, जिसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहां ध्यान दें, ये है राजस्थान। ये राजस्थान से बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी ये 2900 किलोमीटर दूर है, 2900 किलोमीटर दूर है। दूसरा, ये जो हिस्सा है ये आप देख रहे हैं गुजरात में ये कच्छ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी है। ये कच्छ की खाड़ी जो है ये 225 किलोमीटर दूर है राजस्थान के निकटतम बिंदु से। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी राजस्थान से 275 किलोमीटर दूर है। क्लियर है। और राजस्थान से यदि निकटवर्ती सागर देखें, कौन सा है? अरब सागर, वो 400 किलोमीटर दूर है। 400 किलोमीटर दूर। मैं सागर क्यों बता रहा हूं? सागर इसलिए बता रहा हूं कि जब भी राजस्थान में मानसून का प्रवेश होगा तब यहां सागर से ही हमें आर्द्रता मिलेगी। सागर से ही आर्द्रता मिलती है, इसलिए हमें निकटवर्ती सागर की स्थिति को जानना अति आवश्यक है। अब राजस्थान के निकटवर्ती सागर कौन सा है? अरब सागर। खाड़ी कौन सी है? कच्छ की खाड़ी और दूसरे नंबर पर खंबात की खाड़ी। ये याद रखना है। बंगाल की खाड़ी जो है वो 2900 किलोमीटर दूर है राजस्थान से। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से भी बारिश होती है। कैसे होती है हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। क्लियर है। दूसरा देखते हैं, सागर तल से ऊंचाई। सागर तल से ऊंचाई, देखिए जितना भी कोई प्रदेश सागर तल से ऊंचा होगा तो सागर तल से 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। अब जितना ऊंचा होगा कोई क्षेत्र उतना ही तापमान घटता चला जाएगा। और राजस्थान में ऐसा प्रदेश कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू, तो माउंट आबू क्या है? राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान आ जाएगा, जहां पर सर्दियों में क्या होता है कि जो तापमान है वो माइनस में चला जाता है। क्लियर है। और दूसरी ओर देखें तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र वो सागर तल से ऊंचाई की तरफ जाएं तो लगभग 150 से 300 मीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा। तो वहां पर ज्यादा तापमान का विचलन होता नहीं है। गर्मियों में देखें तो यहाँ माउंट आबू में तो जो मौसम है वो सम बना रहेगा, लेकिन जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा तापमान देखने को मिलेगा। लगभग 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है कि वो सागर तल से ज्यादा ऊंचा नहीं है, सागर तल के करीब है, लगभग 150 से 300 मीटर की ऊंचाई पर है। क्लियर है। अब देखते हैं कि राजस्थान के सबसे ठंडे प्रदेश माउंट आबू के बाद कौन सा दूसरा ठंडा प्रदेश है? वो है डबोक। डबोक, डबोक कहाँ? उदयपुर में, ये याद रखना। फिर देखते हैं अरावली की स्थिति। अरावली की स्थिति जो है वो राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है? सीधा सीधा इसका संबंध किससे होगा? ये याद रखना, वर्षा से होगा। सीधा संबंध इसका वर्षा से है। क्यों? क्योंकि यदि हम राजस्थान में अरावली की स्थिति देखें, राजस्थान में अरावली की स्थिति देखें तो इस प्रकार होगी। यहां से ये इस तरह और यहां से ये तानपुरे की तरह, मैंने भौतिक प्रदेशों में बताया था ये तानपुरे की तरह। अब देखिए राजस्थान में जब मानसून प्रवेश करता है तो कैसे करता है? ये अरावली कैसे स्थित है? दक्षिण
पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। मुख्य मानसून शाखा होती कौन सी है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून शाखा। और जब ये राजस्थान में प्रवेश करेगी तो कैसे करेगी? भारत के नक्शे में देखें, यहां से, इस एरिया से वो प्रवेश करेगी। कहां से? ये अरब सागर से, अरब सागर से ऐसे प्रवेश करेगी और यूं चलेगी इस प्रकार। और यहीं पर क्या है? अरावली पर्वतमाला। तो जो अरब सागर से आने वाली जो मानसून की शाखा है, किस मानसून की? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर यूं चलती है, यूं चलती है। तो अरावली पर्वतमाला इसके रास्ते में कहीं भी बाधक नहीं होता है, नहीं होता है। इस कारण अरावली राजस्थान में वर्षा करवाने में कोई सहायक नहीं है। अरावली राजस्थान में वर्षा करवाने में कोई सहायक नहीं है। दूसरा, जब बंगाल की खाड़ी की शाखा इस तरफ बढ़ती है तो ये आ गया गंगा का मैदान, ये आ गया गंगा का मैदान। इस गंगा के मैदान में जो बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा पहुंचती है तो यहां अपनी सारी आर्द्रता खो देती है और अरावली के इस तरफ पहुंचेगी, अरावली को पार करके, तो यहां पहले से ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इस वजह से यहाँ इसकी आर्द्रता और ज्यादा खोई जाती है। तो ये जो क्षेत्र है कौन सा? अरावली का पश्चिमी भाग, ये क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब यहाँ पर वर्षा नहीं होगी, यहाँ पर नगण्य होगी वर्षा। क्लियर है? अब देखें, यदि यहाँ पर वर्षा नगण्य होगी तो राजस्थान में सबसे ज्यादा होती कहाँ पर है? तो इसी शाखा से यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको कहते हैं हाड़ौती, हाड़ौती में यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होगी। क्लियर है? राजस्थान में वर्षा का प्रतिरूप हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अरावली की दिक् स्थिति के अनुसार यदि वर्षा का आकलन करें तो अरब सागर की शाखा मानसून के समानांतर होने के कारण वर्षा नहीं होती है। और राजस्थान का जो 60% से भी ज्यादा हिस्सा है वो अरावली के पश्चिमी दिशा में है, अरावली के पश्चिमी दिशा में है। और वो क्षेत्र कौन सा आ जाता है? अरावली के कारण वृष्टि छाया प्रदेश आ जाता है, जिसमें वर्षा की मात्रा लगभग नगण्य होती है। समझ में आ गया होगा? अब देखें अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति को मैं कर्क रेखा के आधार पर पहले ही बता चुका हूं कि राजस्थान में अक्षांशीय स्थिति यहां से बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर के दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। इससे ऊपरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध का और इससे दक्षिणी हिस्सा ये वाला कौन सा? उष्ण कटिबंधीय है, जलवायु प्रदेश के भाग है। क्लियर है? ये ध्यान में आ गया होगा। फिर बात करते हैं हम धरातल की। जब भी कोई भी धरातल की बात करेंगे, हमेशा मरुस्थल वो क्षेत्र होता है जहां पर सबसे कम वायुदाब मिलेगा, क्योंकि ताप वहां पर ज्यादा मिलेगा। यदि वो मरुस्थल किस क्षेत्र में है? उष्ण या उपोष्ण कटिबंध में है। राजस्थान में पाया जाने वाला जो मरुस्थल है वो किस कटिबंध का हिस्सा है? उपोष्ण कटिबंध का हिस्सा है। इसका मतलब वहां तापमान ज्यादा रहेगा। तापमान ज्यादा रहेगा इसका मतलब वहां वायुदाब कम रहेगा, और वायुदाब कम रहेगा तो इस ओर पवनें आएंगी तो सही मानसून वाली, लेकिन जब भी इस ओर एंटर करेंगी तो ये एकदम शुष्क प्रदेश है, वर्षा वाला नहीं है और ना ही यहाँ निकटवर्ती जल क्षेत्र है। इस वजह से यहाँ आर्द्रता नहीं पहुंचेगी, इसलिए ये स्थान क्या रहता है? शुष्क रहता है। जो भी पर्वतीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र होता है वहां पर इस मरुस्थल की अपेक्षा क्या होगी? वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी। क्लियर है? अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि राजस्थान में तापमान, वर्षा और तापांतर का क्या प्रतिरूप रहता है। सबसे पहले हम तापमान की बात करते हैं। यहां से
एक एक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि राजस्थान में औसत तापमान कितना है। औसत तापमान तो याद रखना 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। राजस्थान का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये ध्यान में रखना आपने। फिर मैंने तापमान को दो हिस्सों में बांटा, एक तो न्यूनतम तापमान और एक अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान के 4 विशेषताएं बताइए कि स्थान कौन सा है, जिला कौन सा है, महीना कौन सा है और समय कौन सा है। देखिए न्यूनतम तापमान वाला स्थान जो है वो माउंट आबू रहता है। माउंट आबू, ये ध्यान में रखना है। तापमान की बात कर रहा हूं, एक वर्ष का न्यूनतम तापमान वाला स्थान माउंट आबू है। और यदि जिले की बात करें तो वो चूरू है। चूरू, एक वर्ष का जो न्यूनतम तापमान रहता है वो चूरू जिले में रहता है। और यदि स्थान कहें तो माउंट आबू रहता है। यदि महीना कहें तो जनवरी महीने में सबसे कम तापमान मिलेगा। और यदि एक दिन में समय की बात करें तो सुबह के जो 3 AM मतलब प्रातः 3 AM का जो समय होता है वो न्यूनतम तापमान वाला समय होता है, ये ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अधिकतम की ओर। यदि अधिकतम की बात करें तो राजस्थान में अधिकतम तापमान वाला जो स्थान और जिला है वो कौन सा है? चूरू जिला है जहां पर अधिकतम तापमान रहता है एक साल का। यदि महीने की बात करें तो वो जून माह में अधिकतम तापमान बताएगा। और एक दिन में कब ये अधिकतम तापमान नोट किया जाता है तो ये 5 PM को नोट किया जाता है, 5 PM को। क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं कि वर्षा के संदर्भ में राजस्थान का क्या प्रतिरूप रहता है। वर्षा की बात करें, सबसे पहले राजस्थान में जो वर्षा है वो 58 सेंटीमीटर होती है। औसत वर्षा, राजस्थान की औसत वर्षा 58 सेंटीमीटर है। और यदि औसत दिनों की संख्या देखें तो वो कितनी है? 29 दिन है। और यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वर्षा का जो मात्रा है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती हुई चली जाएगी। न्यूनतम कहाँ होती है? जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर। और जैसलमेर के भी हम बात करें सम जगह की तो वहां पर 5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। बहुत ज्यादा शुष्कता है। यदि हम राजस्थान के सबसे शुष्क क्षेत्र की बात करें तो फलोदी है। और यदि वर्षा की बात करें सबसे कम कहाँ होती है तो वो सम में आएगी। देखिए अधिकतम वर्षा वाले यदि हम क्षेत्रों की बात करें तो स्थान तो माउंट आबू है। माउंट आबू सिरोही में सबसे ज्यादा वर्षा होती है एक स्थान की। यदि जिले के संदर्भ में देखें तो वो झालावाड़ है, और यदि हम समय की बात करें तो वो सबसे ज्यादा किससे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होगी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होगी, ये ध्यान में रखना है। और यदि न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। और सबसे शुष्क स्थान, अब यहां ध्यान रखना, सबसे शुष्क स्थान तो है फलोदी जोधपुर। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान ये सम है। और सम कहां पड़ता है? जैसलमेर में। सम कहां पर है? जैसलमेर में। ये आपने ध्यान रखना है कि सम जैसलमेर में है। तो ये वर्षा का प्रतिरूप। इसके बाद हम देखते हैं तापांतर के रूप में, क्योंकि तापांतर से भी अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। तापांतर की बात करें तो सर्वाधिक तापांतर, यदि वार्षिक तापांतर सर्वाधिक की बात करेंगे तो वो चूरू जिला आएगा। यदि वार्षिक तापांतर सर्वाधिक की बात करेंगे तो चूरू जिला आएगा। और यदि दैनिक की बात करेंगे, दैनिक की, तो वो जैसलमेर आएगा। जैसलमेर में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है, ये ध्यान में रखना आपने। क्लियर है?
और यदि तापांतर में न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम वार्षिक तापांतर जो होता है वो डूंगरपुर में होता है। दैनिक भी वार्षिक तापांतर न्यूनतम डूंगरपुर में होता है। ये तो रही जिलों की बात। और यदि स्थान की बात करें तो ये स्थान आएगा माउंट आबू। माउंट आबू में जो तापांतर है वो न्यूनतम रहता है, कहां पर, एक स्थान के संदर्भ में। क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान में जो ऋतुएं हैं, ऋतुओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। राजस्थान में ऋतुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली ग्रीष्म ऋतु, फिर है वर्षा ऋतु और उसके बाद में है शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है? मार्च से लेकर के और जून दोनों के बीच में मध्य लगा देना। मध्य मार्च से मध्य जून तक। ठीक है, ये क्या है? ग्रीष्म ऋतु। क्लियर है। वर्षा ऋतु, अब वर्षा ऋतु कहां से आएगी? जून से। कौन सा जून? मध्य जून से लेकर के और मध्य सितंबर तक आएगी। मध्य जून से मध्य सितंबर का समय है वो किस में आएगा? वर्षा ऋतु में। अब यहां से वर्षा ऋतु के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मध्य नवंबर, ये जो समय है इसको कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन। ये समय होता है मानसून का प्रत्यावर्तन। और इसके बाद आती है शीत ऋतु। ये शीत ऋतु कब से कब तक चलेगी? शीत ऋतु चलेगी नवंबर से फरवरी तक। ये समय जो होगा वो कौन सा होगा? शीत ऋतु का होगा। अब ग्रीष्म ऋतु की हम विशेषता देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है अधिकतम तापमान इस ऋतु में होता है। कब? जून के महीने में। क्लियर है। इस समय ही यहाँ पर एक स्थानीय पवन चलती है जो किस तरफ चलेगी? जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी। पश्चिमी राजस्थान से पूर्व राजस्थान की ओर चलेगी। कैसे? जैसे ये राजस्थान का हिस्सा हुआ इस तरह, तो ऐसे चलेगी। ये पश्चिम से पूर्वी राजस्थान की ओर ये पवने चलेगी, जिसको क्या कह देते हैं? लू। और लू की विशेषता क्या है कि ये 49 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तापमान ज्यादा बढ़ा देती है। और यदि लू की गति देखें तो ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। ये ध्यान में रखना है इसको। क्लियर है। तो ये विशेषता है किसकी? ग्रीष्म काल की। और ग्रीष्म काल में जो चलने वाली हवा है वो लू है। इस समय आंधियां भी चलती है। आंधियां भी चलती है। और राजस्थान में यदि सर्वाधिक आंधी की बात करें तो वो 27 दिन श्री गंगानगर में चलती है। यदि राजस्थान में आंधियों की बात करें तो राजस्थान में आंधियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर घटती है। ये ध्यान में रखना। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आंधियों की मात्रा घटेगी। सर्वाधिक कहां चलती है? श्री गंगानगर में चलती है। क्लियर है। ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की। देखिए वर्षा ऋतु कौन सा समय हो गया? मध्य जून से मध्य सितंबर का समय। मध्य जून से मध्य सितंबर का समय। इस समय को हम
चित्र में देखते हैं। देखिए यहाँ से जैसे जैसे भारत में दो शाखाओं में मानसून को विभाजित किया जाता है, तो राजस्थान में जैसे एंटर करती है तो एक तो शाखा होगी ये वाली, जो कौन सी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की शाखा ये होगी, और दूसरी होगी इस तरफ से जिसको क्या कहेंगे, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। राजस्थान में ये सबसे पहले कहाँ एंटर करेगी, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। और कौन सी शाखा राजस्थान में सबसे पहले एंटर करती है, बंगाल की खाड़ी की। इसीलिए बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं, बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। वैसे सामान्यतः भारत की बात करें तो भारत में मानसून किस समय प्रवेश कर जाता है, 1 जून को, लेकिन राजस्थान में यह औसतन 15 जून को पहुंचता है, 15 जून को राजस्थान में औसतन पहुंचता है। ये कोई निश्चित नहीं है कि 15 जून को ही पहुंचे, कभी कभार यह 22 जून तक राजस्थान में आता है, 7-8 दिन तक ये लेट हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ स्थिति ये समझनी है कि राजस्थान में जो अरावली है, अरावली ये अरब सागरीय मानसून के तो पैरेलल है, समानांतर है। ये इसके कारण ये जो अरावली है, अरावली के कारण अरब सागरीय मानसून से वर्षा नहीं होती, इससे भी नहीं होती, बंगाल की खाड़ी से भी बहुत कम वर्षा होती है। कैसे? क्योंकि ये जब राजस्थान तक पहुंचती है तो गंगा के मैदान में लगभग अपनी आर्द्रता खो देती है, और जब ये अरावली को पार करके यहाँ पहुंचती है तो ये एरिया भी क्या है, अत्यंत गर्म है, और यहाँ जब आती है तो भी अपनी आर्द्रता को खोती है। इस वजह से यहाँ भी ये भाग भी क्या कहलाता है, वर्षा, वृष्टि, छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, ये ध्यान में रखना है। इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? औसत वर्षा मैंने बता दिया कि राजस्थान में औसत वर्षा कितना होता है, 58 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट देखें तो 57.51 सेंटीमीटर होता है, 57.51 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये ध्यान में रखना आपने, किस में, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु का प्रतिरूप क्या रहता है राजस्थान में, ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं अक्टूबर नवंबर की। देखिए अक्टूबर नवंबर का जब समय आता है तब स्थिति ऐसी हो जाती है कि राजस्थान में जो वायुदाब की पवनें हैं वो प्रभाव में आ जाती है, किसके, दक्षिणी पूर्व, उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी की ओर चलने वाली, उत्तरी पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली पवनों के। तो यहाँ से जब ये पवनें लौटती हैं तो जो मानसून यहाँ पहुंचा था वो इसके संपर्क में आता है और वापिस लौटता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, मानसून का प्रत्यावर्तन कह देते हैं। ये दीपावली के इर्द गिर्द का समय, दीपावली के इर्द गिर्द का समय है, और इस समय यहाँ पर तापमान ज्यादा ही होता है अपेक्षाकृत, क्योंकि शीत ऋतु अभी तक आई नहीं है। यहाँ तापमान और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कुछ पाई जाती है, इसलिए ये जो मौसम है यहाँ पर क्या पैदा कर देता है, राजस्थान में उमस पैदा कर देता है। इसलिए इसको क्या कह देते हैं, कार्तिक गर्मी कह देते हैं, कार्तिक गर्मी कह देते हैं। इतना ताप नहीं है जितना ग्रीष्म ऋतु में होता है, लेकिन उससे थोड़ा कम है, लेकिन ह्यूमिडिटी होने के कारण ये महसूस ज्यादा होता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, कार्तिक गर्मी कह देते हैं। ये ध्यान में रखना है। और इसके बाद में आता है शीत ऋतु।
शीत ऋतु नवंबर से लेकर के और फरवरी के बीच में, इस समय जो वर्षा होती है, इस समय जो वर्षा होती है उस वर्षा को क्या कहा जाता है? मावठ, मावठ कहा जाता है। और उत्तरी राजस्थान में इसका प्रभाव ज्यादा रहता है, उत्तरी राजस्थान में इसका प्रभाव ज्यादा रहता है। और ये जो मावठ है ये होती कैसे है? पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये मावठ होती है। और पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न कहां से होता है? भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से उठने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ है उनसे राजस्थान में क्या होता है? मावठ की वर्षा होती है, जिसको क्या कह देते हैं? शीतकालीन, शीतकालीन मानसून, जिसको क्या कह देते हैं? शीतकालीन मानसून। इसमें जो सबसे ठंडा महीना है वो कौन सा है? जनवरी का महीना होता है, सबसे ठंडा महीना जनवरी का होता है। क्लियर है? अब बात करें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ओलावृष्टि किस क्षेत्र में होती है, किस जिले में होती है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा ओलावृष्टि होने वाला जो जिला है वो है जयपुर। ये ध्यान में रखना, राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि होने वाला जो जिला है वो जयपुर है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं कि राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो 5 जलवायु क्षेत्र है, इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। राजस्थान को जलवायु प्रदेशों के दृष्टिकोण से 5 भागों में बांटा गया है। और जलवायु में यदि अति महत्वपूर्ण कारक देखें तो वो वर्षा है और उसकी आर्द्रता की स्थिति है। उसके आधार पर हम इसको जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे जैसे हमने 5 प्रदेशों में विभाजित किया, उसके नाम सबसे पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या शुष्क जलवायु प्रदेश है। क्लियर है? दूसरा जो भाग है इसका वो है अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा भाग है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश और पांचवा अति आर्द्र। अब ये ध्यान में रखना कि जैसे हम राजस्थान में जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो सबसे पहले शुष्क और फिर अर्ध शुष्क ये आएगा, अर्ध शुष्क। ये 2 करने के बाद में हमने दक्षिण पूर्व से मध्य भाग की ओर आना है, तब क्या बनेगा? अति आर्द्र, अति आर्द्र, फिर आर्द्र और उसके बाद में अर्ध अर्ध आर्द्र, अर्ध आर्द्र। तो ये 5 जलवायु प्रदेश हो जाएंगे, शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। क्लियर है? अब इसकी विशेषता देख लेते हैं एक एक की। सबसे पहले शुष्क जलवायु प्रदेश। जब भी शुष्क जलवायु प्रदेश आ जाए तो आपने वर्षा की मात्रा 20 सेंटीमीटर से कम ही रखनी है, ये विशेष ध्यान में रखना है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा 0 से 20 सेंटीमीटर की है और जब भी 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होगी वहां पर वनस्पति हमेशा ही मरुद्भिद प्रकार की होती है। मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति का मतलब है जीरोफाइट्स, मतलब कि वे समस्त प्रकार के वनस्पति जिनको हम कंटीली झाड़ियों के रूप में देखते हैं या जिसकी मूल मूसला मूल होती है और जिनकी छाल मोटी होती है, जैसे जैसे हम बेरी कहते हैं, बेरी, तो वो कौन सी जलवायु है? मरुद्भिद प्रकार की जलवायु है। इस शुष्क जलवायु प्रदेश में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर है? ये जो जलवायु क्षेत्र है इसके अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं? तो इसमें दक्षिणी गंगानगर, यहाँ से दक्षिणी गंगानगर, फिर पश्चिमी बीकानेर, फिर उत्तरी जोधपुर,
बाड़मेर और जैसलमेर। जैसलमेर संपूर्णतः इस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसको कहते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला। शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला, ये ध्यान में रखना आपने। क्लियर है। दूसरा है अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश की विशेषता क्या है कि यहाँ पर वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। देखिए जो मैंने 5 जलवायु प्रदेश बताए हैं, शुष्क, अर्धशुष्क, अर्ध आर्द्र, फिर आर्द्र और अति आर्द्र। पहले जो 4 बताए हैं शुष्क से लेकर के आर्द्र तक, उसमें 20-20 सेंटीमीटर की वर्षा की रेंज है। पहले में 0 से 20, दूसरे में 20 से 40, तीसरे में 40 से 60 और चौथे में 60 से 80। जो 5वां अति आर्द्र है यहाँ 80 से 150 हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ वर्षा की मात्रा कितनी 20 से 40 सेंटीमीटर होती है और यहाँ की वनस्पति खेजड़ी, रोइडा, दोंक वन या कंटीली झाड़ियां होगी। ये इसकी वनस्पति की विशेषता है। ये किन किन जिलों में पाया जाता है ये जलवायु प्रदेश? तो जयपुर, बीकानेर, और बीकानेर जो है ये इसका प्रतिनिधि जिला आ जाएगा, क्योंकि इस संपूर्ण विशेषता को कहाँ देखा जाता है? बीकानेर जिले में देखा जाता है, जो कि अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला माना जाता है। कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, बीकानेर, चूरू, दक्षिणी बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर और दौसा। क्लियर है। तो ये सारे के सारे जिले या उनके आंशिक रूप इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, जो कि यहाँ है, इस जगह पर है। अब नेक्स्ट तीसरा जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? वो है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसका दूसरा नाम क्या है? स्टेपी प्रकार की वनस्पति वाला प्रदेश। स्टेपी प्रकार की वनस्पति वाला प्रदेश। यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है उसमें वर्षा की मात्रा 60 सेंटीमीटर अधिकतम और 40 से लेकर के 40 से 60 की रेंज में वर्षा की मात्रा पाई जाएगी। और यहाँ जो वनस्पति है वो किस रूप में मिलेगी? नीम, आम, आंवला। नीम, आम और आंवला ये मुख्य वनस्पति है किसकी? अर्ध आर्द्र प्रदेश की। अर्ध आर्द्र प्रदेश की, जो कि ये वाला क्षेत्र है। अब इसके अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं? इसका प्रतिनिधि जिला है जयपुर। अर्ध आर्द्र प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है जयपुर। इसके अलावा सिरोही, जालोर, पाली, अजमेर, टोंक और अलवर ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। और चौथा जो जलवायु प्रदेश है उसका नाम है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो वर्षा की मात्रा है, जो मैंने रेंज बताई थी कि 60 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होगी यहाँ पर। और इसमें जो वनस्पति होगी वो कौन सी है? जामुन, बेर और शीशम, मतलब पतझड़ प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाएगी। और इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर। इसके अलावा ये कहाँ पाई जाएगी? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, टोंक, करौली, धौलपुर और भरतपुर इन जिलों में ये वनस्पति क्षेत्र आता है। क्लियर है। अब है पांचवा वनस्पति क्षेत्र, पांचवा जलवायु प्रदेश, जिसका नाम क्या है? अति आर्द्र। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये कहाँ पाया जाएगा? सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान का कौन सा हिस्सा? ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। डूंगरपुर बांसवाड़ा की जब बात आ जाएगी तो ये पूरी की पूरी वनस्पति अपने को क्लियर करके दे देगा कि यहाँ पर वनस्पति शीशम, बांस, सागवान, ये बहुत बार पूछा जाता है, सागवान, बांसवाड़ा, सागवान ये वनस्पति पाई जाती है। और ये वनस्पति की बात करेंगे तो ये किस प्रकार की वनस्पति है? सदाबहार। सदाबहार प्रकार की वनस्पति है। तो ये सदाबहार प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर है।
अब इसके अलावा कौन सा क्षेत्र है, तो हाड़ौती पूरा आ जाएगा, हाड़ौती पूरा आ जाएगा। इसके अंतर्गत हाड़ौती क्षेत्र भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। किसमें, अति आर्द्र प्रकार की जलवायु क्षेत्र में यहाँ पर इसको सम्मिलित किया जाता है। क्लियर है। अब देखें इसके प्रतिनिधि जिले की बात, तो इसका प्रतिनिधि जिला है झालावाड़। झालावाड़, झालावाड़ इसका प्रतिनिधि जिला है। किसका, अति आर्द्र प्रकार की जलवायु का। और यहाँ पर जो वर्षा होगी वो 80 से लेकर के और 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वार्षिक औसतन 80 से 150 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यही है। कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग तथा ये बांसवाड़ा वाला हिस्सा। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं कि कोपेन ने 1918 में वनस्पति के आधार पर जो जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया था, उसके आधार पर राजस्थान में जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं। देखिए कोपेन ने 1918 ईस्वी में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और आधार क्या था, वनस्पति के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। कोपेन के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 4 जलवायु प्रदेश है, उसके लिए उसने सिंबल दिया है BWHW। ये क्या होता है अभी बताता हूँ। BWHW, BSHW, CWG और AW, ये 4 प्रदेश बताए हैं। यदि आपसे पूछ ले कि BWHW कौन सा भौतिक प्रदेश है, तो आप कहेंगे पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल, ये बताएंगे। क्लियर है। यदि कहते कि अरावली, अरावली कौन से भौतिक प्रदेश, जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो भौतिक प्रदेश है वो आएगा BSHW। ये क्या है अभी बताता हूं। और पूर्वी मैदान की बात कर ले तो ये किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो CWG। और यदि हाड़ौती और दक्षिणी का बांसवाड़ा और डूंगरपुर का भाग कहते तो वो किस में आएगा, AW में। ये कौन सा है, हाड़ौती। क्लियर है। 4 भौतिक प्रदेश है और चारों को यूं इसमें विभाजित किया जा सकता है जलवायु प्रदेश के अकॉर्डिंग भी। इनके नेतृत्व जिले कौन से है कि BWHW का सबसे आदर्श जिला जो इस जलवायु का है वो है बीकानेर। BSHW नागौर और CWG इसका टोंक और AW का है डूंगरपुर। अब ये सिंबल है क्या, इसको ध्यान में रखना कि जब कोपेन ने इसका वर्गीकरण किया था तो उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, उपध्रुवीय और ध्रुवीय यूं सिंबल दिए थे उनको। उष्ण से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर कैपिटल A, B, C, D और E। ये सारे वर्षा और तापमान आधारित थे। केवल ये जो है ये वर्षा आधारित था शुष्कता के आधार पर। शुष्कता के आधार पर इस क्षेत्र में जो B क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण से कम थी, वाष्पीकरण से कम मानी गई है। वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण से कम है, ये ध्यान में रखना। किसमें, B में। इसको पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, कैपिटल W और S में। ठीक है, कैपिटल W और S में। W वाम के लिए है, वाम मतलब गर्म, और S
स्टेपी के लिए है, स्टेपी 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 के लिए। तो जहां भी बी डब्ल्यू आ गया इसका मतलब गर्म मरुस्थल, और एस आ गया मतलब स्टेपी मरुस्थल। मैंने यहां भी लिखा हुआ है कि वाम और एस, ठीक है। अब वाम को सामान्य गर्म से भी ऐड किया गया है हॉट से एच सिंबल से, जिसका तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता हो उसको एच सिंबल दिया है कोपेन ने। तो ये क्या बन गया, बी डब्ल्यू एच, और दूसरा बन गया बी एस एच। क्लियर है। इसके साथ ये लगा है स्मॉल डब्ल्यू। राजस्थान में स्मॉल डब्ल्यू इस क्षेत्र के साथ भी लगा है, इसके साथ भी लगा है, इसके साथ भी लगा है, और यहां भी लगा है। चारों जलवायु प्रदेश के साथ स्मॉल डब्ल्यू लगे हुए हैं। इसका अर्थ क्या है, देखें, राजस्थान में वर्षा के आधार पर, राजस्थान में नहीं पूरे विश्व में वर्षा के आधार पर 4 सिंबल लेता है कोपेन। कौन कौन से, उसमें से मुख्य यदि हम कहें तो आ जाएगा एस, एस और डब्ल्यू। यदि एस का मतलब है समर काल, मतलब समर मतलब गर्मी, गर्मी में वर्षा ना हो, जिस क्षेत्र में गर्मी में वर्षा नहीं होती है उसके साथ एस आता है। और राजस्थान में गर्मी में वर्षा होती है इसलिए एस नहीं आया है। कौन सा, स्मॉल एस, जो यहां ये लग रहा है ये कैपिटल एस है, ये स्टेपी क्षेत्र के लिए आया है, ठीक है। इसके पीछे यदि यहां एस लगता तो वो क्या हो जाता कि यहां पर समर काल में भी वर्षा नहीं हो रही है, नहीं के लिए। ये W आया है, W विंटर के लिए आया है, विंटर के लिए, मतलब विंटर में वर्षा यहां नहीं हो रही है, ठीक है। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा ना मानते हुए कोपेन का वर्गीकरण किया है इसने 4 भागों में, कि शीतकालीन वर्षा अत्यंत अल्प होती है। एक दिन में वर्षा वाला दिन तभी माना जाएगा जब उसमें 0.25 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो वो वर्षा वाला दिन है। यदि इससे कम वर्षा है तो वो वर्षा वाला दिन नहीं माना जाता। क्लियर है। तो कोपेन के अनुसार राजस्थान में शीतकाल में वर्षा नगण्य होती है। बात भी सही है कि शीतकाल में बहुत कम वर्षा होती है। क्लियर है। तो चारों ही जो जलवायु प्रदेश है उसके साथ स्मॉल डब्ल्यू लगा हुआ है। स्मॉल डब्ल्यू मतलब विंटर काल में वर्षा नगण्य है। तो स्मॉल डब्ल्यू तो आपने चारों के साथ मान के ही चलते हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन सा आता है? राजस्थान का दक्षिणी भाग और हाड़ौती का कुछ क्षेत्र, ये रहा। ठीक है। अब गंगा का मैदान के लिए जी लगाया उसने। गंगा के मैदान के लिए, गंगा का मैदान का हिस्सा कौन सा भाग है, कौन सा जलवायु प्रदेश है? जो पूर्वी मैदान है वो गंगा का मैदान माना है। और सी के लिए शीतोष्ण कटिबंध है। देखिए उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण। बी के लिए उपोष्ण, सी के लिए शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध जलवायु का हिस्सा कौन सा है? तो पूर्वी मैदान। ये भी ध्यान में रखना है। तो पूर्वी मैदान है, शीतकाल में वर्षा नहीं होती है और गंगा मैदान का हिस्सा है, तो CWG, इसलिए ये CWG है। और BSHW ये भी स्मॉल है, H ये भी स्मॉल है। BSHW मतलब कि ये उपोष्ण कटिबंध और मरुस्थलीय क्षेत्र है। S स्टेपी मरुस्थल, H हॉट है और W विंटर काल में वर्षा नहीं होती है, शीतकाल में यहाँ वर्षा नहीं होती है। इसका मतलब कि B मतलब उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। मरुस्थल कौन सा? जो वार्म रहता है, गर्म रहता है। H हॉट रहता है जहां पर तापमान क्या है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा रहता है साल भर।
वो, और डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ कि विंटर काल में यहाँ वर्षा नहीं होती है। इस प्रकार उन्होंने ये सिंबल दिए, सिंबल का इस्तेमाल दिया है। प्रत्येक सिंबल का कोई न कोई अर्थ है कोपेन के वर्गीकरण में। इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कोपेन के वर्गीकरण को पूरे विश्व स्तर पर भी समझाएंगे, उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण राजस्थान में किस प्रकार है। कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण था वैसा ही थानथवेट ने भी अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है और राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। किसने? थानथवेट ने। कोपेन ने भी 4 वर्गीकरण किए थे और थानथवेट ने भी 4 प्रदेशों में विभाजित किया है। दोनों ने 4-4 प्रदेशों में विभाजित किया है जलवायु के अनुसार राजस्थान को। वैसे यदि सामान्य वर्गीकरण देखें तो वो कितने भागों में था? 5 भागों में था। राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण प्रदेश में 5 भाग थे। अब थानथवेट की बात करते हैं। देखिए थानथवेट ने टीई सूचकांक और पीई सूचकांक 2 निकाले थे। टीई सूचकांक का मतलब होता है तापीय दक्षता, तापीय दक्षता मतलब थर्मल इफेक्टिवनेस, और पीई सूचकांक का मतलब होता है वर्षण प्रभावशीलता, वर्षण प्रभावशीलता, वर्षण प्रभावशीलता। इसको कहते हैं पीई सूचकांक प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस ये कहेंगे। तो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस के अनुसार 5 प्रदेश माने हैं कैपिटल में ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ए वो है जिसको हम तर जलवायु वाला, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जहां डेली बारिश होती है वो वाला क्षेत्र, तो ऐसा राजस्थान में तो नहीं है। उसका निकटवर्ती क्षेत्र आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र, ऐसा भी राजस्थान में यदि हम बात करेंगे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। उप आर्द्र जलवायु वाला, जिसमें थानथवेट के अनुसार उप आर्द्र का जो रेशो है उसमें सी जलवायु प्रकार के क्षेत्रों को यदि राजस्थान में देखें तो वो कौन सा क्षेत्र आएगा? दक्षिणी राजस्थान का ये वाला हिस्सा, ये रहा सी जलवायु का क्षेत्र। उसके बाद में डी जलवायु, जिसको उसने स्टेपी जलवायु कहा है वर्षा के आधार पर। ऐसे राजस्थान में 2 क्षेत्र है जो ये रहे, उत्तरी राजस्थान और मध्य राजस्थान। क्लियर है? और यदि ई की बात करें तो ई को उसने मरुस्थलीय जलवायु से रिप्रेजेंट किया है, तो हम ये समझ जाएंगे कि ई यहाँ पर है। अब वर्षा के आधार पर यदि थानथवेट का वर्गीकरण राजस्थान में देखें तो सी फिर डी के 2 आएंगे और ई का मरुस्थलीय क्षेत्र ये आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद में इसने टीई सूचकांक मतलब थर्मल इफेक्टिवनेस, तापीय दक्षता को इस्तेमाल किया है, जिसमें ए, अब इस पर ये एक सिंबल लगाया है, ये वाला सिंबल लगाया है और ऐसे ऊपर सिंबल लगा करके ये क्या बता रहा है? तापीय दक्षता बता रहा है। क्लियर है? ए के ऊपर ये सिंबल लगा है तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और बी के ऊपर ये लगा हुआ है तो वो मध्यम तापीय क्षेत्र में आएगा। और राजस्थान में ये दोनों ही क्षेत्र, 2 इस कैटेगरी के क्षेत्र हैं जहां पर कर्क रेखा होगी। एक तो वो क्षेत्र होगा और दूसरा कौन सा? इसके अंतर्गत आने वाला मरुस्थलीय क्षेत्र आएगा। ऐसा ही है कि यहाँ देखिए कर्क रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ ताप ज्यादा होता है तो ये ए पर सिंबल लगा हुआ है, और एक ये जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र इसके नजदीक, और एक इसके बीच का ये वाला हिस्सा। ठीक है? तो 3 क्षेत्र आगे हैं, ए पर सिंबल वाले और बी पर सिंबल वाले जो इनसे अलग है। कौन सा? उत्तरी राजस्थान का हिस्सा।
क्लियर है? तो ये इसने तापीय दक्षता और वर्षण प्रभावशीलता के आधार पर ये सिंबल दिए हैं। अब नेक्स्ट जो इसके सिंबल लगे हुए हैं वो 3 में तो W लगे हुए हैं स्मॉल, और एक में D लगा हुआ है। वही सेम कोपेन वाली कहानी की S लगा हो तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा का अभाव, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा का अभाव। W लगा हुआ है तो शीत ऋतु में वर्षा का अभाव, और D लगा हुआ है तो सभी महीनों में वर्षा का अभाव। सभी महीनों कह दो या सभी ऋतु कह दो, ऋतुएं, वर्षा का अभाव, ये इसका मतलब होता है। तो S कहीं पर भी इसमें नहीं है, इसको तो हम काट देते हैं। W है, W कहाँ का होगा जब मरुस्थल का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मरुस्थल में सामान्य वर्षा का अभाव रहता है सभी महीनों में। तो W कहाँ लगा है? यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है। केवल मरुस्थलीय भाग को छोड़कर के सब जगह लगा हुआ है, तो तीनों में ही W है, मतलब शीत ऋतु में यहाँ वर्षा का अभाव देखा जाता है। और ये मरुस्थलीय क्षेत्र में D लगा है, इसका मतलब यहाँ साल भर वर्षा का अभाव देखा जाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा जलवायु से संबंधित वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।